जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे हैं कारक। कारक के हमने 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हमारा कारक का तीसरा पार्ट है और आज हम कारक को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। बस आप सभी क्लास में बने रहिएगा, शुरू से क्लास अंत तक देखा कीजिए। जब आपके पास समय कम हो तो क्लास को आप बाद में देख सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर, जैसे कि आपको कम समय में पूरी क्लास देख सके। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। जब अधिक लोग देखते हो, शेयर करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी आज की क्लास हम अब शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है? संप्रदान कारक। क्या पढ़ना है? संप्रदान कारक। यानी 3 कारक को हमने पढ़ लिया था, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक को। चौथा है आज संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है वह हमें देखना है कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसके लिए कोई क्रिया की जाती हो या की जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ये हुई हमारी संप्रदान कारक की परिभाषा। अब हम इस परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो क्या है कि जिसके लिए कोई कार्य या कोई क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आप सभी क्लास में बने रहिएगा, तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अब पता चला 2 मिनट 4 मिनट में निकल लिए थोड़ी सी क्लास देख के तो नहीं समझ में आ सकता है, या हो सकता है आपको पहले से आ रहा हो। अगर पहले से आप पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हुआ? परिभाषा हो गई। अब हम इसके यानी संप्रदान कारक के कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम संप्रदान कारक को समझेंगे। जैसे क्या होगा कि डाक के लिए गाड़ी। क्या हो गया? डाक के लिए गाड़ी। तो यहां पर आप देख रहे हैं उदाहरण है हमारा पहला। जिसके लिए कोई क्रिया या कोई कार्य किया जाता है। किसके लिए किया जा रहा है? डाक के लिए गाड़ी, यानी डाक के लिए कार्य किया जा रहा है। तो यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, जो भी कारक पढ़ेंगे उसका जो परसर्ग होगा या उसका विभक्ति कह लें या उसका कारक चिन्ह होगा वह आपको विद्यमान मिलेगा, यानी वह वाक्य में आपको मिलेगा। जैसे संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है के लिए। किसके लिए होती है? के लिए होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं के लिए विभक्ति आई हुई है, डाक के लिए गाड़ी। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई पुस्तक है तो हम लिख सकते हैं कि वह रामू के लिए पुस्तक है। क्या हुआ कि वह
रामू के लिए पुस्तक है। अब कार्य क्या है कि जिसके लिए क्रिया किया जाए, तो किसके लिए किया जा रहा है? रामू के लिए पुस्तक आई है। किसके लिए? रामू के लिए पुस्तक आई है। तो आप देख रहे हैं जो भी हम कारक पढ़ रहे हैं उसकी विभक्ति आ रही है। जैसे संप्रदान कारक है तो संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले उदाहरण में भी डाक के लिए गाड़ी, तो यहाँ पर के लिए आया हुआ है। दूसरे उदाहरण में देख रहे हैं कि वह रामू के लिए पुस्तक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या कि के लिए विभक्ति आई हुई है। अब जैसे के लिए डायरेक्ट भी आ सकता है या फिर कोई ऐसा शब्द भी दिया जा सकता है जिसका अर्थ के लिए ही निकलता हो। क्या ऐसा शब्द भी वहां पर आ सकता है वाक्य में कि जिसका अर्थ के लिए होता हो। जैसे हम लिखते हैं रोगी या मरीज भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? रोगी के लिए दवा लाओ। क्या? रोगी के लिए दवा लाओ। तो यह भी हमारा के लिए आ जाएगा, लेकिन हम के लिए की जगह कोई और शब्द भी प्रयोग करते हैं या करके देख सकते हैं। जैसे उसका अर्थ के लिए ही निकले तो रोगी के वास्ते, रोगी के वास्ते दवा लाओ। क्या? रोगी के वास्ते दवा लाओ। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या आया? के वास्ते आया। क्या आ गया? के वास्ते आ रहा है। लेकिन इस के वास्ते का जो अर्थ होता है वह देख रहे हैं, चाहे हम के वास्ते लिखें या के लिए, दोनों एक समान से अर्थ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां पर भी के लिए या के वास्ते आएगा वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि संप्रदान कारक पर जिस ऑप्शन पे होगा वहां टिक कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए खिलौने लाओ, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। इस प्रकार से हम कई सारे उदाहरण लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको संप्रदान कारक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अपादान कारक को पढ़ने वाले हैं। अब हमारा पांचवा कारक है अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। तो यहां पर क्या होगा अपादान कारक की परिभाषा कि जिससे किसी वस्तु से, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु से अलग होने का, क्या? अपादान की जो विभक्ति होती है वह होती है से, लेकिन अलग होने के अर्थ में होती है। तो जिससे किसी वस्तु से अलग होने का बोध हो, क्या? अलग होने का बोध हो, तो वहां पर अपादान कारक होता है। क्या? वहां पर अपादान कारक होता है। अब हम ठीक उसी प्रकार परिभाषा को लिखने के बाद कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जब हम उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे तो पूर्ण रूप से समझ में आएगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम, क्या? जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु
किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो, अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अपादान कारक कहते हैं। अब अपादान कारक की विभक्ति से होती है और अलग होने के अर्थ में होती है। तो हमें जो भी वाक्य मिले कि किसी न किसी चीज से अलग हो रहा है, तो ऐसे वाक्य क्या होंगे? अपादान कारक होगा। अब हम अपादान कारक को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए बंदर छत से कूदा। क्या? बंदर छत से कूदा। तो यहां पर क्या हुआ कि बंदर छत पर है, छत पर बैठा हुआ है और छत से कूदा, तो छत से क्या हुआ? अलग हो गया, दूर हो गया। तो यहां पर जो से विभक्ति आई हुई है, यह अपादान कारक को प्रदर्शित कर रही है कि क्या जो बंदर और छत है दोनों अलग अलग हो रहे हैं, दोनों में दूरियां हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं अपादान कारक को। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे तुमने मुझे डूबने से बचाया। क्या? कि तुमने मुझे डूबने से बचाया। अब कोई व्यक्ति है, वह डूब रहा था पानी में, नदी में, पानी में डूब रहा था। तो उस व्यक्ति को डूबते हुए से निकाल लिया गया, यानी वहां से अलग किया गया है, हटाया गया है। तो यहां क्या कर रहा है कि तुमने मुझे डूबने से बचाया। तो वहां पे अलगाव हो रहा है, डूब रहा था। तो ये जो से विभक्ति आई, ये क्या है? जब अलगाव को दर्शा रहा है तो ये क्या हो गया? अपादान कारक को बता रहा है। अभी हम कुछ और उदाहरणों से के माध्यम से समझेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, आप सभी सफर किए हुए हैं, तो लिखते हैं कि ट्रेन प्लेटफार्म से, क्या? ट्रेन प्लेटफार्म से जा चुकी है। तो आप सभी ने सफर किया है और आप सभी ने देखा है। तो क्या है कि ट्रेन प्लेटफार्म से जा चुकी है। ट्रेन क्या थी? प्लेटफार्म पे थी, लेकिन अब जा चुकी है, यानी ट्रेन ने प्लेटफार्म को छोड़ दिया गया है, छोड़ चुकी है। यानी उन दोनों में, प्लेटफार्म और ट्रेन में दूरियां हो गई हैं, अलगाव हो चुका है। तो यह अपादान कारक को दर्शा रहा है। किसको? अपादान कारक को दर्शा रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं जो कि आप सभी ने देखा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्या? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या वृक्ष से पत्ता गिरा। अब पत्ता और वृक्ष में क्या होता है? दोनों लगे हुए होते हैं एक दूसरे में, लेकिन जब पत्ता वृक्ष से अलग होता है तो यहां पर देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहां पर क्या है? अलगाव है। यहां पर से विभक्ति है अलगाव के अर्थ में, यहां पर भी से विभक्ति है अलगाव के अर्थ में, यहां पर भी यहां पर भी से विभक्ति है अलगाव के अर्थ में, और यहां पर भी से विभक्ति है अलगाव के अर्थ में। तो उम्मीद है अब आपको अपादान कारक भी समझ में आ गया होगा। अब हम
अगले कारक की तरफ चलते हैं। अपादान कारक के बाद अब हम पढ़ेंगे संबंध कारक। आप सभी जितना अधिक सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा लगता है। बस ये है कि आप सभी डिजिटल मोड में पढ़ने वाले और यहाँ बोर्ड में पढ़ाया जाता है लिखकर। तो हमारा अगला कारक है छठा, क्या? संबंध कारक। छठा है संबंध कारक। अब संबंध कारक क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम से, क्या? संज्ञा या सर्वनाम से जिससे संबंध का बोध हो, क्या? जिससे संबंध का बोध दर्शाया गया हो वह हमारा संबंध कारक होता है, क्या? वही हमारा संबंध कारक होगा। तो अब हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं, फिर हम उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध दर्शाया जाए एक दूसरे से, जिस रूप से उसका एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ संबंध का बोध हो या संबंध को दर्शाया जाए, संबंध का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे संबंध कारक कहते हैं। अब हम इस संबंध कारक को भी उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे जैसे यह कलम मेरी है। अब संबंध को दर्शाया जा रहा है कि यह कलम मेरी है, यानी मुझसे और कलम के बीच संबंध को बताया जा रहा है कि यह कलम मेरी है। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह घड़ी मेरी है। अगला उदाहरण लिख लीजिए। यह लिखें या वह लिखें, जो भी आप चाहें, कि यह घड़ी मेरी है। अब घड़ी कैसी है? मेरी है, यानी मुझसे और उस घड़ी से के बीच संबंध को बताया जा रहा है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मेरी घड़ी मिल गई। जो मेरी घड़ी थी, यानी वो जो घड़ी थी और मुझ में संबंध दर्शाया गया कि मेरी घड़ी मिल गई। या फिर हम इसी उदाहरण में थोड़ा सा चेंज करके एक और उदाहरण बना सकते हैं कि मेरी घड़ी खो गई। तो ठीक घड़ी के बीच में और
व्यक्ति के बीच में, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध को ही दर्शाया जा रहा है। एक उदाहरण हम और देखते हैं क्या, यह हमारा देश है। क्या कि यह हमारा देश है, यह हमारा देश है। देश के बीच में और मेरे बीच में, यानी देश और मुझ में क्या है, संबंध को बताया जा रहा है कि यह देश मेरा है। तो ठीक इस प्रकार से अब आप समझ सकते हैं कि संबंध कारक किस प्रकार से होता है। अब हम अगले कारक की तरफ चलते हैं, अधिकरण कारक। क्योंकि 8 कारक होते हैं और हम आज कारक चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। अब अगला कारक है अधिकरण कारक। कौन सा है? नंबर 7वां नंबर है अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है कि जहां पर किसी क्रिया के आधार को दर्शाया जाए, क्या किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच किसी क्रिया से आधार को दर्शाया जाए तो वह अधिकरण कारक होता है। क्या? आधार का बोध होगा। आपको यही ध्यान देना है कि आधार क्या है। जब आपको आधार मिलेगा तो अधिकरण कारक आप पहचान जाएंगे बहुत ही आसानी से। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या? संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या? उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से, 3-4 उदाहरणों के माध्यम से हम अधिकरण कारक को भी समझते हैं। अब जैसे उदाहरण क्या है कि मान लो मेज पर गिलास रखा है। क्या? कि मेज पर गिलास रखा है। अब यहां देखना है कि जिस संज्ञा यानी जिस संज्ञा के जिस रूप से क्रिया पर आधार हो, क्रिया के आधार का बोध हो, तो वहां पर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। अब यहां देखिए आधार क्या है? मेज पर। अब मान लो ये मेज है, उसके ऊपर गिलास रखा हुआ है, तो जब तक आधार नहीं मिलेगा तब तक अधिकरण कारक नहीं होगा। गिलास रखने का क्या है? गिलास रखना क्या है? क्रिया है। तो जब गिलास रखना ही है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के ऊपर ही रखा जाएगा। उसको एक आधार चाहिए रखने के लिए। तो
तो यहां पर क्या है, मेज पर है। और अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर। क्या, में और पर। तो यहां पर मेज पर रखा हुआ है, तो आधार हो गया। अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। क्या कि आप सभी के घर में, क्या कि आप सभी के घर में फ्रिज होगी, या कुछ लोगों के यहां नहीं होगी। तो मान लीजिए फ्रिज है, मानना है, तो मानने में क्या जाता है, मान लो फ्रिज में कोई फल है, मान लो संतरा लिखते हैं, संतरा रखा है, या रखते हैं, कर सकते हैं। क्या, रखा है या रखते हैं भी हम कर सकते हैं। अब आधार क्या है, फ्रिज में संतरा रखा है, कहां पर रखा हुआ है, उसका आधार क्या हो गया, फ्रिज में। और अधिकरण की विभक्ति क्या होती है, पर और में। क्या होती है, पर और में। तो यहां पर फ्रिज में रखा है, एक आधार मिल गया हमको। क्या, एक आधार मिला है कि फ्रिज में रखा है, कहीं पड़ा हुआ फेंका हुआ नहीं है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हुए। अभी हम एक और उदाहरण देखते हैं। क्या, मान लीजिए बच्चे छत पर खेलते हैं या खेल रहे हैं, छत पर खेल रहे हैं। बच्चे छत पर खेलते हैं या खेल रहे हैं, कुछ भी उदाहरण में लिख सकते हैं। अब बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, कहाँ पर खेल रहे हैं, छत पर। छत पर क्या हुआ, छत एक आधार को बता रहा है कि छत पर खेल रहे हैं, तो आधार का बोध क्या हुआ, छत पर हो जाता है। तो उम्मीद है आपको अब अधिकरण कारक भी समझ में आ गया होगा। अब हम कारक का लास्ट चलेंगे, यानी लास्ट पढ़ने वाले हैं। क्या, संबोधन कारक। आठवां कारक है संबोधन कारक। अब संबोधन कारक क्या होता है कि मान लो हम किसी को पुकारते हैं या संबोधन करते हैं, तो वही हमारा संबोधन कारक होता है। लेकिन परिभाषा क्या होगी कि जिस शब्द से पुकारने का बोध हो, जिस शब्द से पुकारने का बोध हो, वही हमारा संबंध कारक होता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जिस शब्द से पुकारने का, या किसी को लिख लीजिए, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाना हो, पुकारना हो, तो मान लो किसी का नाम आकाश हो गया। आकाश करके बोलोगे, क्या बोलोगे,
कि इधर आओ, तो आकाश क्या हुआ, पहले उनको संबोधन किया आपने, फिर कहा कि इधर आओ। क्या हुआ, इधर आओ। अब आपको पहचानने में सबसे बहुत ही आसान होगा क्या, संबोधन कारक को। कैसे, जब भी किसी को संबोधित किया जाएगा तो संबोधन का निशान इस प्रकार से लग कर आएगा। तो आकाश इधर आओ, आकाश को संबोधित किया गया, आकाश को बुलाने के लिए। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मान लो कहते हैं अजी सुनते हो या अजी सुनती हो, तो लिख लीजिए अजी सुनते हो। क्या, अजी सुनते हो। ठीक इसी प्रकार से अजी सुनते हो। अब अजी किसके लिए प्रयोग हुआ है, यह आप समझ सकते हैं कि किसके लिए हो रहा है या किसके लिए होगा। तो अजी सुनते हो, तो अजी के बाद संबोधन का निशान होगा, संबोधन का चिन्ह होगा, और किसी को संबोधित किया भी जा रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि संबोधन कारक यहां पर है। या फिर अगला उदाहरण देखें, वाह कितना सुंदर दृश्य है। क्या, कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब मान लो आप कहीं घूमने गए, तो वहां पर घूमने के दौरान आपने देखा क्या, कि बहुत सुंदर दृश्य है। अब वो दृश्य आपके ऊपर है कि आप देख क्या रहे हैं। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर भी वाह जो निकला वो क्या हुआ, संबोधन हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को कारक समझ में अब आ गया होगा। तो आप सभी चाहें तो कारक से संबंधित प्रैक्टिस को हल कर लीजिएगा कहीं किसी बुक से, या फिर आपको बाद में करवाया जाएगा प्रैक्टिस भी। अभी क्या है कि आप सभी लोगों को सहयोग कम मिलता है, सहयोग जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही अच्छा लगेगा, उतना अच्छा मिलेगा। फिर क्या होता है कि आप सभी जानते हो बिना पैसे की कोई कार्य होता नहीं है। तो जैसे कुछ पैसे आएंगे तो मैं टाइपिंग रख सकता हूँ, टाइपिंग करवा सकता हूँ मैटर को। ऐसे में मेरे पास समय भी नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं कुछ और भी करना होता है। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। बाकी मैं जितना अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ या जितने अच्छे से आपको समझा सकता हूँ उतना अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपका कारक चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब आगे की क्लास कल करते हैं। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।